वेलकम डियर रॉकर्स। कैसे हैं दोस्तों आप सभी। एक सुनसान आइलैंड पर एक बहुत ही बड़ा मेंशन है। उसके अलावा क्या है ना, उस आइलैंड पे कुछ है ही नहीं। ऐसे में उस मेंशन में 10 लोगों को इनवाइट किया जाता है, वो भी पहुंच जाते हैं वहां पे। लेकिन तभी उन सभी को शक होने लगता है कि यहाँ जरूर कुछ गड़बड़ है और गड़बड़ काफी गंभीर है। इतना ही नहीं, एक एक करके उनकी मौत होती है और लगता है कोई उनका कत्ल कर रहा है। वो कातिल कौन है और क्या इन्हें उस आइलैंड पे बुलाकर वो इनका कत्ल कर रहा है, ये जानने के लिए देखते हैं 2015 में रिलीज हुई ये मिस्ट्री थ्रिलर मिनी सीरीज, जो की अगाथा क्रिस्टी की फेमस बुक पे आधारित है। बुक और सीरीज दोनों का ही नाम है एंड देन देयर वर नन। तो चलिए देखते हैं इस मिनी सीरीज को। कहानी की शुरुआत होती है 1939 के लंदन में। वीरा नाम की एक औरत को दिखाते हैं जो बहुत ही दुखी लग रही है। उसे पास्ट का एक दृश्य दिखता है जिसमें वो एक बीच पर एक छोटे लड़के के साथ है। अब उसके पास्ट में क्या हुआ ये वैसे आगे पता चलेगा। अगले सीन में वीरा एम्प्लॉयमेंट ऑफिस जाती है जहां उसने पहले से अपना बायोडेटा देके रखा हुआ था। तो वहां का क्लर्क बताता है आपके बायोडेटा को देखकर एक अमीर कपल मिस्टर एंड मिसेस ओवेंस ने आपको काम देने का फैसला कर लिया है। समुद्र के बीच सोल्जर आइलैंड नाम का एक आइलैंड पर उनका बहुत ही बड़ा मेंशन है, वहीं पर आपको सेक्रेटरी के तौर पे काम करना है। वीरा पूछती क्या आपने उस कपल को देखा है कभी? तो क्लर्क कहता है नहीं, लेकिन मैं फोन पे उनसे बात कर चुका हूँ। वो आपके अलावा और किसी को वो जॉब देना ही नहीं चाहते। ये एडवांस भी दिया है उन्होंने आपके लिए। कहकर वो एक अच्छा खासा अमाउंट वीरा को दे देता है। अब क्योंकि दोस्तों यहाँ पर वीरा को पैसों की सख्त जरूरत थी, इसीलिए वो इस काम के लिए मना नहीं करती। हालांकि उसके अंदर से ये भी थोड़ा आ रहा है कि यार छोड़ देती हूँ, रहने देती हूँ ये काम, दूसरा देख लूंगी। लेकिन फिर ये भी आ रहा है कि चलो चले ही जाते हैं, थोड़ा पैसा मिल जाएगा। मतलब उसको अजीब सा फील हो रहा होता है। वो 100% श्योर नहीं होती कि काम पे जाऊं कि न जाऊं, क्योंकि दिक्कत ये है ना वो एक सुनसान आइलैंड पे है वैसे भी। और जिस तरह दोस्तों सेक्रेटरी की पोस्टिंग के लिए वीरा को उस आइलैंड में अपॉइंट किया गया है, उसी तरह और भी कई लोगों को उस आइलैंड पे आने के लिए इनवाइट किया गया है। वीरा के अलावा एक बुजुर्ग औरत जिसका नाम एमिली है, उसको भी इन्विटेशन टाइप किया जाता है। फिर एक डॉक्टर, उसके बाद एक बुजुर्ग जज और फिर एक नशेड़ी जिसका नाम टोनी है और एक डिटेक्टिव और साथ में एक सोल्जर और आखिर में एक मिलिट्री जनरल दोस्तों। तो इस तरह वीरा को मिलाकर टोटल 8 लोग उस आइलैंड में पहुंच जाते हैं क्योंकि उनको मिला होता है इनविटेशन। और वो सभी निकलते हैं आइलैंड की ओर। इन सभी को एक जगह पहुंचना है जहां से बोट पर इन्हें सोल्जर आइलैंड पे ले जाया जाएगा। तो वीरा ट्रेन में जा रही होती है, वहाँ रस्सी जैसी कोई चीज लटक रही होती है जो कि वीरा को फांसी का फंदा लगता है। और उस ट्रेन में वो सोल्जर भी जा रहा है जो वीरा को घूर रहा है दोस्तों। तो वीरा को होता है थोड़ा अनकंफर्टेबल सा और वो दूसरे कंपार्टमेंट में चली जाती है। तो वहाँ पे जज बैठा होता है, उसके पास वीरा बैठ जाती है चुपचाप। डॉक्टर तो अपनी गाड़ी में आ रहा होता है। तभी टोनी ओवर स्पीड में उसे ओवरटेक करके आगे निकल जाता है और डॉक्टर उस पे चिल्लाता भी है, लेकिन टोनी उसकी बात पे ध्यान नहीं देता और मस्त आगे चला जाता है। और आखिर 8 के 8 जन एक जगह पे मिलते हैं और वहाँ पर एक नाविक इनका इंतजार कर रहा होता है जो इनको वहाँ लेके जाएगा, आई मीन सोल्जर आइलैंड पे। अब यहीं पे इन 8 लोगों को आपस में इंट्रोडक्शन भी करना होता है। थोड़ी बातचीत करते हुए सभी बोट में उस आइलैंड की ओर निकल जाते हैं जहाँ इकलौते मेंशन के अलावा कुछ भी नहीं है। अब मेंशन को दिखाते हैं जहाँ पहले से 2 नौकर है जो कि कपल है। पति का नाम है जॉन और पत्नी का बारबरा। दोनों उन 8 लोगों के लिए खाना बनाकर टेबल पे रख रहे होते हैं। फिर बारबरा एक बड़े होल के अंदर दाना डाल रही होती है और उस होल के अंदर कई सारे पक्षी उड़ रहे होते हैं। तो अब इसको देखकर तो हमें लगता है कि जरूर यहाँ उन 8 लोगों के साथ कोई अनहोनी होने जा रही है दोस्तों। वो 8 लोग आखिर आइलैंड पे पहुंच जाते हैं और जॉन उनका सोल्जर आइलैंड में स्वागत करता है। मेंशन एक्चुअली कुछ दूरी पर है, इसलिए इनको पैदल ही वहां से जाना होगा। तो बीच रास्ते में नाविक जो इनके बैग्स उठा लेके आ रहा था, वो कहता है कि इसके आगे मुझसे नहीं चला जाएगा। कहकर वो बैग्स वहीं पे रखकर बोट की ओर चल देता है। डॉक्टर तो अपना बैग उठा लेता है, लेकिन क्योंकि जज थोड़ा बुजुर्ग है तो उसकी मदद करने के लिए डिटेक्टिव उसका बैग खुद उठा लेता है। अब इन्हें उस मेंशन की ओर बढ़ते हुए देखकर नाविक को दोस्तों थोड़ा अजीब सा फील होता है और वो अपनी बोट लेकर चुपचाप निकल जाता है। अब सोल्जर आइलैंड में है 10 लोग, यानी बोट में आए हुए 8 लोग और पहले से इस आइलैंड पे मौजूद वो कपल, टोटल हो गए 10 लोग। अब मेंशन के अंदर जाने के बाद जॉन कहता है मिस्टर एंड मिसेस ओवेंस बाहर गए हुए हैं, लेकिन डिनर तक आ जाएंगे और हमारे साथ ही डिनर करेंगे। तब तक एक काम करिए, आप लोग अपने अपने कमरों में जाकर आराम कर सकते हैं। तो सभी अपने अपने कमरों में चले जाते हैं। हर कमरे में दोस्तों एक पोयम लिखा होता है जो कि एक कहानी की तरह लिखा हुआ है। कहानी कुछ इस तरह से है कि 10 सोल्जर्स एक रेस्टोरेंट में खाने गए थे। उनमें से एक सोल्जर के गले में कोई फूड आइटम अटक गया जिसकी वजह से वो मर गया। बाकी बचे 9 सोल्जर्स में से एक सोल्जर नींद में ही मर गया। बचे हुए 8 में से एक अकेला बैठा हुआ था और तभी अकेलेपन में वो मर गया। 7वां सोल्जर लकड़ी काट रहा था, लेकिन उसने उस कुल्हाड़ी से खुद को भी काट लिया और मर गया। एक और सोल्जर मधुमक्खी के काटने से मर गया। फिर एक सोल्जर जिसका कानून से गहरा ताल्लुक था, वो किसी पछतावे के मारे मर गया। अगला सोल्जर समुद्र में कूद कर मर गया और फिर एक सोल्जर एक भालू का शिकार बन गया। बाकी बचे 2 सोल्जर्स में से एक ने दूसरे को खत्म कर दिया। आखिर में बचा सोल्जर और वो अकेलेपन को सह नहीं पाया और उसने भी अपनी जान ले ली। तो इस तरह कविता में कहानी लिखी होती है दोस्तों। वीरा इस कविता को पढ़ती तो है, लेकिन उसे उतना सीरियसली नहीं लेती। उसको लगता है कि
कि शायद किसी फेमस कवि ने लिखा होगा, इसलिए यहाँ पे फ्रेम करके रखा हुआ है। दूसरी ओर जज दोस्तों अपनी रोज की मेडिसिन खाता है और जो अपना डॉक्टर है वो बेड पे लेटा होता है, लेकिन न जाने क्यों उसके हाथ कांपने लग जाते हैं, जैसे कोई दिक्कत हो उसको। और टोनी तो एज यूजुअल नशा करता ही है, आखिर नशेड़ी जो ठहरा। अब जो सोल्जर है वो अपने साथ गन लेकर आया होता है, उसे वो ड्रॉर में छुपा देता है और जनरल अपनी बीवी के साथ खिंचवाई हुई फोटो को टेबल पे रख देता है। बारबरा एमिली की सेवा में लगी होती है। एमिली खुद को दूसरों से ऊंचा समझती है और उसकी बातों से साफ पता चलता है कि वो रेसिस्ट है और उसका मानना है कि ब्रिटिश ऊंचे दर्जे के हैं और बाकी सभी उनसे नीचे। तो इस तरह सभी का मैंने आपको बता दिया और अब सभी डिनर के लिए बैठ जाते हैं। वीरा एक कमरे के पास जाती है, लेकिन तभी बारबरा आकर उसे उस कमरे में जाने ही नहीं देती और कहती है डिनर तो नीचे करेंगे, आप नीचे जाइए। असल में क्या है ना, उस कमरे में जॉन कुछ कर रहा होता है। फिर वो बाहर आकर कमरा लॉक करते हुए कहता है काम हो गया है। फिर जॉन और बारबरा भी डाइनिंग टेबल पे पहुंच जाते हैं और सभी को खाना परोसते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर वीरा नोटिस करती है कि टेबल पर 10 टॉय सोल्जर्स रखे हुए हैं। वो दूसरों को भी बताती है कि हमारे कमरे में जो कविता लिखी है उसमें भी 10 सोल्जर्स का जिक्र किया गया है। मुझे तो बड़ा अजीब लग रहा है ये, लेकिन बाकियों को महज ये एक डेकोरेशन के लिए रखे हुए टॉयज लगते हैं। वो वीरा की बात को उतना सीरियसली नहीं लेते। फिर वो आपस में बातचीत करने लग जाते हैं और तब इनको पता चलता है कि इनमें से हर किसी को अलग अलग रीजंस बनाकर यहाँ पर लाया गया है। वीरा को काम के नाम पे बुलाया गया है तो टोनी को ये कहकर इनवाइट किया गया है कि यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी पार्टी होने वाली है। वो जॉन से कहते हैं कि मिस्टर एंड मिसेस ओवेन अभी तक आए क्यों नहीं? तो जॉन कहता है सॉरी, मुझे वजह नहीं पता। ये लोग पूछते हैं कि उन्हें आप कॉल करके पूछ लीजिए ना। तो जॉन कहता है एक्चुअली यहाँ पे फोन की व्यवस्था नहीं है, यहाँ सिर्फ और सिर्फ लेटर्स के जरिए कम्युनिकेट किया जा सकता है। वैसे भी बहुत रात हो चुकी है, लेकिन मुझे यकीन है कि वो कल सुबह तक तो आ जाएंगे। और टोनी चिढ़ जाता है दोस्तों कि मुझे तो यहाँ पर पार्टी के लिए बुलाया गया था, लेकिन यहाँ तो ऐसा कुछ नजर ही नहीं आ रहा। अब होता है सभी को शक कि कुछ तो गड़बड़ी है। तब डॉक्टर टोनी से बहस करने लग जाता है कि तुम ही थे ना जिसने मेरी कार को ओवरटेक किया था, तुम्हारी वजह से मेरी कार क्रैश हो गई। तो टोनी कहता है कि तुम कछुए की चाल गाड़ी चला रहे थे, इसमें मेरी क्या गलती थी? बस दोस्तों इनके बीच तो इस बात को लेकर झगड़ा हो जाता है। तो अपने जज उनको शांत करते हैं और उसकी बातों को दोनों मान भी लेते हैं कि ठीक है मामला शांत। लेकिन डॉक्टर की भड़ास अभी भी कम नहीं होती। अब डिनर के बाद उनको लाउड स्पीकर पर एक आवाज आती है कि आप सब यहाँ इसीलिए बुलाए गए हैं क्योंकि आप सभी ने किसी न किसी का कत्ल किया है। डॉक्टर तुम तो खुद जानते हो कि तुमने किसका कत्ल किया है। सुनकर डॉक्टर तो बौखला जाता है दोस्तों। नेक्स्ट है एमिली। तो एमिली तुमने अपने घर में काम करने वाली एक नौकर का कत्ल किया है, इसीलिए तुम्हें यहाँ पर लाया गया है। और डिटेक्टिव तुम भी कोई दूध के धुले हुए नहीं हो, तुमने भी एक कत्ल किया है। फिर वीरा का नाम लिया जाता है और कहा जाता है कि तुमने भी कत्ल किया है। इन 8 के अलावा जॉन और बारबरा का नाम भी लिया जाता है और कहा जाता है कि तुम दोनों भी कातिल हो। मतलब एक चीज क्लियर है, यहाँ पे जितने भी लोग हैं सभी ने किसी न किसी का कत्ल किया है, सभी कातिल हैं। ये बात बार बार वो लाउड स्पीकर पर दोहराई जाती है। अब ये लोग आवाज की दिशा में जाते हैं। बारबरा तो डर के मारे रोने ही लग जाती है, कहती है मैंने तो पहले कहा था तुम्हें कि बहुत ही बुरे फंसेंगे। तो जॉन उसको मारकर चुप कराता है कि चुप रहो। और फिर सभी उस कमरे का दरवाजा तोड़कर अंदर जाकर देखते हैं तो पता चलता है कि वहाँ पर एक ग्रामोफोन में डिस्क प्ले हो रहा है, उसी में से ये आवाज प्ले हो रही है। तो अब ये लोग जॉन से कहते हैं कि तुम पहले से तो यहाँ पे हो ही ना, तो अब ये बताओ कि ये चल क्या रहा है, ये आवाजें, ये क्या खेल है ये? पर जॉन कहता है कि मैं आप लोगों से बस एक दिन पहले यहाँ पर आया था। मैंने और मेरी वाइफ ने खुद मिस्टर एंड मिसेस ओवेन को देखा नहीं है कभी भी। हमें सिर्फ ये कहकर इनवाइट किया गया था कि यहाँ पर 8 लोग आएंगे और हमें उनके खाने पीने का बस इंतजाम करना होगा। हमें इंस्ट्रक्शंस मिले थे कि ग्रामोफोन को प्ले करना है, सो मैंने कर दिया। अब मुझे क्या पता था कि इसमें मेरा और मेरी वाइफ का नाम भी आएगा। वो एक सच भी कबूल कर लेता है कि इस रिकॉर्डिंग में उनके बारे में जो कहा गया था वो कुछ हद तक सच है। दरअसल दोस्तों इससे पहले जॉन और बारबरा एक बुजुर्ग औरत के यहाँ पे काम करते थे। तो एक दिन वो बुढ़िया नींद में मर गई, लेकिन इस रिकॉर्डिंग में उसकी मौत का जिम्मेदार इन लोगों को बताया जाता है, यानी जॉन और बारबरा को। ये जॉन का कहना है, ठीक है, लेकिन हमें असलियत दिखाई जाती है। पता है क्या, जॉन ने खुद उस बुजुर्ग औरत के मुंह पे तकिया दबाकर उसे मार डाला था और उसकी इस हरकत को उसकी वाइफ बारबरा भी छुप के देख रही थी। उसने जॉन को रोका नहीं था। मतलब ये दोनों उस बुजुर्ग औरत के कातिल है। टोनी कहता है कि मुझे भी कातिल बताया जा रहा है, लेकिन मुझे ऐसा कुछ याद भी नहीं है। तो तब डॉक्टर कहता है कि मैंने कोई कत्ल नहीं किया, मैंने कई सर्जरीज की हैं और कभी कभी सर्जरीज असफल रह जाती है। तो क्या हर डॉक्टर कातिल होता है? जनरल कहता है कि मैंने युद्ध में अपने आदमी भेजे थे जो कि मेरा फर्ज था। युद्ध में मेरा एक सोल्जर वीर गति को प्राप्त हो जाए, अब इसमें मेरी क्या गलती है? मैं कातिल थोड़ी ना हो जाऊंगा। जज भी अपनी सफाई में कहता है कि मैंने सबूत के आधार पर कई फैसले सुनाए जिनमें क्रिमिनल्स को फांसी की सजा मिली, वो मेरा फर्ज है, इसे कत्ल कहना तो इंसाफ नहीं होगा। तब डिटेक्टिव कहता है कि मैंने एक क्रिमिनल को खूब पीटा, किसी वजह से वो उल्टी करने लगा और तब उसकी मौत हो गई, तो ये कत्ल कैसे हो गया? अब वीरा कहती है कि मैं एक छोटे लड़के की केयर टेकर थी, उसे स्विमिंग नहीं आती थी और मैंने उसे पानी में जाने से मना भी किया था, लेकिन मुझे चकमा देकर वो पानी में जाकर डूब गया, मर गया। अब इसमें मेरी क्या गलती है
है, मैं कातिल थोड़ी हूँ। तो इस तरह दोस्तों हर कोई अपनी सफाई पेश करता है और सभी कंफ्यूज हैं कि जब हमने गलती की ही नहीं तो हमें क्यों इस आइलैंड में फंसाया गया है और वो कौन है जिसने हमें फंसाया है। लेकिन तब सोल्जर बताता है कि मेरे बारे में जो बताया गया है वो 100% सच है। अभी तक मैंने 21 लोगों का कत्ल किया है। असल में ये सोल्जर बताऊं कैसा है, ये किसी देश के लिए लड़ने वाला नहीं है, बल्कि इसको पैसे दिए जाते हैं कि तुम अब इसको मार दो तो ये उसी के साइड हो जाता है। और उसने एक बहुत ही बड़े अमाउंट के बदले 21 नेटिव अमेरिकन का कत्ल किया था। तो अब एमिली उसको कहती है कि तुम जैसे इंसानों की वजह से आज हम सभी मुसीबत में पड़ चुके हैं। तब टोनी कहता है हाँ अब मुझे याद आया, उस रात मैं जरा नशे में ड्राइव कर रहा था और तभी बीच सड़क पर 2 बच्चे खेल रहे थे, मेरी गाड़ी उनके ऊपर चढ़ गई। अब इसमें मेरी क्या गलती है? गलती तो उन बच्चों के पेरेंट्स की है ना, जो बीच रोड में अपने बच्चों को खिला रहे थे। अब रात को भला कोई अपने बच्चों को बीच सड़क पे क्यों आने देगा? पेरेंट्स की जिम्मेदारी है। और वैसे भी मैं कार तो बहुत ही धीरे चला रहा था। तब डॉक्टर उससे घूरता है कि मैं खुद अपनी आंखों से देख चुका हूँ तुम कितने धीरे चलाते हो कार को। पर टोनी अपनी बात पे अड़ा रहता है कि मेरी कोई गलती नहीं है, मैंने भी कोई कत्ल नहीं किया। इस तरह वो पानी पीने लगता है कि अचानक उसके गले में घुटन होती है और उसके मुंह से खून निकलता है। कुछ ही देर में वो मर जाता है दोस्तों। मतलब ये जो 8 लोग आए थे इनमें से बचे हैं सिर्फ 7 लोग। बाकियों को डर जकड़ लेता है कि न जाने अब अगली किसकी बारी होगी, लेकिन फिर भी वो खुद को दिलासा देते रहते हैं कि लगता है इस टोनी ने ज्यादा नशा किया होगा इसीलिए मर गया। अब वो डिसाइड करते हैं कि आज रात हमें सेफ रहना है, कल सुबह हम कैसे भी करके वापस चले जाएंगे। तो सभी सोने चले जाते हैं। उस रात डॉक्टर को आता है एक बढ़िया सा सपना, डरावना, जिसमें उसको दिखती है अपनी एक सर्जरी। असल में जिस दिन वो सर्जरी की ना उसने, वो बड़ा शराब पी के गया वहाँ पे और गलती से उसने कुछ इधर उधर कर दिया और पेशेंट की जान चली गई। अचानक से डॉक्टर की नींद खुलती है तो जॉन डॉक्टर को लेने आता है। असल में उसकी वाइफ बारबरा नींद में ही मर गई थी दोस्तों। इतना ही नहीं, वो देखते हैं कि टोनी के मुंह से बहुत ही अजीब सी बू आ रही है। तब पता चलता है कि वो नशे के ओवरडोज से नहीं मरा, बल्कि किसी ने जानबूझकर उसे जहर देकर मारा। अचानक वीरा डॉक्टर को बुलाती है। वो देखते हैं कि उस डाइनिंग टेबल पर जहाँ शुरू में 10 टॉय सोल्जर्स थे उनमें से 2 गायब हैं और अब सिर्फ 8 बचे हुए हैं। वीरा कहती है कि यहाँ रखे 10 सोल्जर्स हमें दर्शा रहे थे, अब हम सिर्फ 8 हैं। बारबरा और टोनी गए, 8 बचे, इसलिए यहाँ सिर्फ 8 सोल्जर्स हैं। मतलब किसी ने प्लान करके हमें यहाँ पर बुलाया था और अब वो हमें एक एक करके जान से मार रहा है। कमरे में लिखी हुई कविता के हिसाब से ये कत्ल हो रहे हैं, लेकिन डॉक्टर उसकी बात को इग्नोर कर देता है कि क्या बकवास कर रही हो। पर वीरा को तो पूरा विश्वास है कि यही असलियत है। और फिर सभी डिनर कर रहे होते हैं। वीरा बाकियों से पूछती है कि आप में से किसी ने यहाँ पे इन सोल्जर्स में, मतलब ये टॉयज इसमें छेड़छाड़ की क्या? तो वो कहते नहीं। वीरा जॉन से भी कहती है तो वो कहता है कि मुझे बस उन 10 टॉय सोल्जर्स को यहाँ पे रखने का ऑर्डर दिया गया था, सो मैंने कर दिया। अब मैंने उनको निकाला नहीं, मतलब अभी 10 से 8 हैं तो वो 2 किसने निकाले मुझे नहीं पता। तो तब वीरा बताती है कि हम सबके कमरे में कविता है, शायद आपने पढ़ी होगी। 10 सोल्जर्स की कहानी है वो। पहला सोल्जर्स खाना गले में अटक जाने से मरा, उसी तरह जिस तरह से टोनी पानी पीते हुए मरा। दूसरा सोल्जर नींद में मरा, उसी तरह जैसे यहाँ बारबरा नींद में मरी। मतलब उस कविता के हिसाब से कातिल यहाँ पर एक एक करके कत्ल कर रहा है। टोनी पानी पीने के बाद मरा तो जरूर पानी में जहर मिला होगा, यानी किसी के पास जहर होने के चांसेस नहीं है सिवाय डॉक्टर के, क्योंकि डॉक्टर के पास दवाइयां होती हैं जो जहर का काम भी करती हैं कुछ। तो जरूर डॉक्टर कातिल होगा। यही सोचकर सभी डॉक्टर का बैग चेक करने में लग जाते हैं, लेकिन उसके अंदर सिर्फ जेन्युइन मेडिसिन होती हैं। अब डॉक्टर वीरा पे बड़ा गुस्सा होता है कि अच्छा मैं कातिल हूँ, अब अगर मैंने पहले बता दिया, मुझ पे दोबारा शक किया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इसी बीच जनरल को अपना पास्ट याद आता है। एक्चुअली क्या था, उसकी वाइफ का किसी के साथ अफेयर चल रहा था और जब उसे पता चला तो उसने अपनी वाइफ के बॉयफ्रेंड को शूट करके खात्मा कर दिया। इसीलिए तो रिकॉर्डिंग में उसको कातिल बताया गया था। पर जनरल ने अपनी सफाई में क्या कहा कि मैं तो सोल्जर्स को युद्ध में भेजता था, वो मर गए तो इसमें मेरी क्या गलती। एक्चुअली में उसने मारा तो अपनी वाइफ के बॉयफ्रेंड को था ना, लेकिन अब उसके दिमाग में क्लिक हो गया कि हाँ भाई मैंने भी मारा है किसी को। खैर सभी अपनी अपनी चीजें चेक करने लग जाते हैं और पैक भी करने लगते हैं कि अब निकलना है हमें यहाँ से। दूसरी ओर सोल्जर और डिटेक्टिव आइलैंड में हर जगह ढूंढते हैं कि कहीं ना कहीं तो कोई छुप के रह रहा होगा और वही कत्ल किया जा रहा है, लेकिन उनको ऐसा कोई दिखता है नहीं। और तब डिटेक्टिव कबूल करता है कि असल में मैंने उस अक्यूज्ड को मार मार कर उसकी जान ले ली थी, लेकिन रिपोर्ट में लिख दिया कि वो नशे में था और उल्टी करके मर गया। मतलब डिटेक्टिव भी कातिल है। जनरल बहुत उदास बैठा होता है। वीरा कहती है कि हम सब यहाँ से जाने वाले हैं, आप भी आ जाइए, लेकिन जनरल कहता है कि नहीं आप लोग जाइए, मैं नहीं आऊंगा। ये सुनकर वीरा को शक होता है कि कहीं जनरल ही वो कातिल तो नहीं। खैर वो उसे फोर्स नहीं करती और वहाँ से चली जाती है। पर जनरल को उसके विक्टिम का ही चेहरा दिखाई देता है, जिसका मतलब उसने कत्ल किया था। दूसरी ओर डॉक्टर, डिटेक्टिव और सोल्जर अचानक एक कमरे का दरवाजा खोलते हैं। सोल्जर के पास तो गन भी है। वो देखते हैं कि बेड के नीचे से जॉन लकड़ियां निकाल रहा है। अब वो पूछते हैं कि हम सभी साइलेंट से निकल जाने का प्लान बना रहे हैं और तुम हो कि अभी भी खाना पकाने के लिए लकड़ियों का इंतजाम कर रहे हो। पर जॉन कहता है कि बचकर बाहर जाकर मैं करूंगा भी क्या, यहाँ मुझे नौकरी दी गई है वही मैं कर रहा हूँ, मुझे नहीं जाना तुम्हारे साथ। इतना ही नहीं दोस्तों, अब डॉक्टर को सोल्जर पे शक होने लगता है क्योंकि वो इस आइलैंड पे गन लेकर आया है और वो भी छुपाकर। इस तरह ये जिंदा बचे लोग एक दूसरे पे शक किए जा रहे होते हैं। हर किसी को लग रहा है कि दूसरा कातिल है। वहाँ वीरा एमिली के साथ बातें कर रही होती है और तब एमिली अपने पास्ट में हुई घटना के बारे में उसे बताती है। असल में एमिली एक रेसिस्ट है। उसके घर में एक माइग्रेंट औरत काम कर रही थी जो कि प्रेग्नेंट थी, और जब एमिली को पता चला कि वो ब्रिटिश नहीं है तो
तो उसने उसे घर से और काम से निकाल दिया। उस औरत के पास जीने का कोई और जरिया नहीं होता तो बेचारी घर से भाग गई और मर गई। उसकी मौत की जिम्मेदार एमिली है, लेकिन प्रेजेंट में दोस्तों वो कहती कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। अगर मैंने काम से निकाल दिया तो उसे कहीं और नौकरी कर लेनी चाहिए थी, मेरी क्या जरूरत थी उसको। लेकिन वीरा समझ जाती है कि एमिली के अंदर रेसिज्म भरा पड़ा है और वो डायरेक्टली उस बेचारी औरत की मौत की जिम्मेदार जरूर है। इसी बीच दूर कुछ पंक्षियों को देखकर एमिली उस दिशा में चली जाती है। वो देखती कि वहाँ पे जनरल जो अकेला बैठा था वो मरा पड़ा है दोस्तों, किसी ने उसका कत्ल कर दिया है। फिर वो दूसरों को खबर देती है और सभी मिलकर जनरल की बॉडी को मैंशन के अंदर लेकर आ जाते हैं। तो वीरा देखती है कि अब डाइनिंग टेबल पर 8 नहीं 7 टॉय सोल्जर्स हैं और कविता के अनुसार तीसरा सोल्जर अकेलेपन में मरा था। जनरल भी दोस्तों अकेले में ही मरा। वीरा को अब तो पक्का यकीन हो जाता है कि उस कविता के हिसाब से यहाँ पे कत्ल हो रहे हैं। सभी मिलकर डिस्कस करने लग जाते हैं तो एक बात सामने आती है कि इन सबको उस एम्प्लॉयमेंट ऑफिस के जरिए ही यहाँ पे आने का इन्विटेशन मिला है। जज कहता है कि मुझे लगता है ये मिस्टर एंड मिसेस ओवेंस नाम का कोई है ही नहीं, असली कातिल हम में से कोई है। तो ये सुनकर ये एक दूसरे पे शक करने लग जाते हैं और हर कोई फैसला कर लेता है कि वो अपने अलावा और किसी पे भी विश्वास नहीं करेगा। पर दोस्तों डिटेक्टिव कहता है कि मुझे ऐसा नहीं लगता, कातिल जरूर बाहर का कोई है, क्योंकि डाइनिंग टेबल पर रखे टॉय सोल्जर्स तभी गायब होते हैं जब हम सब में से कोई यहाँ पे नहीं होता। हो सकता है कि जॉन ही कातिल हो और वही इन टॉय सोल्जर्स को एक एक करके गायब कर रहा हो। तभी जॉन आता है और पूछता है आज मैंने किडनी और लिवर पकाने का फैसला किया है, आप लोगों को तो बहुत ही पसंद है ना। सभी कहते हैं कि हाँ। फिर जॉन किचन में जाता है लेकिन देखता है कि वहाँ पे सिर्फ किडनी रखा हुआ है, लिवर गायब है, जो कि पहले वहाँ पे रखा हुआ था। वैसे सभी बच निकलने को तैयार होते हैं लेकिन इनको लेने के लिए कोई बोट नहीं आई, इसीलिए आज की रात भी इनको यहीं पे बिताना होगा। सभी अपने अपने कमरे में चले जाते हैं दोस्तों, जहाँ जाने से पहले वो एक दूसरे को एक बार देख लेते हैं अच्छे से, क्योंकि पता नहीं इनमें से कल सुबह कौन नहीं रहेगा। तो आधी रात को डॉक्टर चिल्ला देता है कि सब इधर आ जाओ। सभी भागे चले आते हैं। वो देखते हैं कि जॉन मरा पड़ा हुआ है और उसका कत्ल लकड़ी काटने वाली कुल्हाड़ी से हुआ। डॉक्टर कहता है कि वीरा अब मुझे तुम्हारी बात पे यकीन हो चुका है, जैसा उस कविता में लिखा था कि अगले सोल्जर की मौत लकड़ी काटते वक्त होगी और वो खुद को कुल्हाड़ी से मार देगा, बिल्कुल वैसा ही हुआ। मतलब अब अगला विक्टिम मधुमक्खी के काटने से मरेगा। लेकिन इस आइलैंड पर कहीं भी मधुमक्खी दिख नहीं रही। फिर सभी सावधान रहते हैं और इसी बीच टेबल पर एक और टॉय सोल्जर गायब हो जाता है। सभी बहुत ही डरे सहमे होते हैं। कुछ देर के बाद जब वीरा डाइनिंग टेबल की ओर जाती है तो देखती है कि वहाँ पर अब एक और सोल्जर गायब है, यानी एक और कत्ल हुआ है। वो दूसरों को भी बताती है और तब वो नोटिस करते हैं कि एमिली उनके बीच में नहीं है। तो क्या उसी का कत्ल हुआ है? सभी घबराए हुए जाकर देखते हैं तो वो चेयर पे बैठी हुई मर चुकी है। लेकिन कविता के अनुसार तो मधुमक्खी के काटने से मरना था ना अगले वाले ने। और तभी वो नोटिस करते हैं कि उसकी गर्दन पर एक सुई जैसी कोई चीज चुभी हुई है, उस पे लिखा है बी। शायद इसी को कविता में मधुमक्खी कहा गया था। इस बीच सोल्जर का गन तो खो जाता है। सोल्जर ने दरवाजा अंदर से लॉक किया था लेकिन फिर भी कोई अंदर आकर उसका गन चुरा ले गया। मतलब किसी के पास यहाँ का मास्टर की है दोस्तों, जिसकी मदद से वो अंदर आया और गन लेकर चला गया और वही कातिल होगा ना। तो जब तक वो मास्टर की और गन इनको नहीं मिल जाते तब तक ये लोग यहाँ पे सेफ नहीं है, इसीलिए सभी मिलकर उन्हें ढूंढने लग जाते हैं। लेकिन वो दोनों चीजें कहीं नहीं मिलती। सभी डाइनिंग टेबल पर बैठकर खा रहे होते हैं। ये लोग 5 हैं और डाइनिंग टेबल पर टॉयज भी 5 हैं दोस्तों। फिर हमें दिखाते हैं कि वहाँ पे एक स्टफ्ड भालू है, डेकोरेशन के तौर पे रखा गया है। सोल्जर का गन और मास्टर की उसी के मुंह के अंदर है दोस्तों, लेकिन इन लोगों का ध्यान उस पे नहीं गया था। अब ये पांचों बाहर जाकर आग जलाते हैं ताकि समुद्र में जाता हुआ कोई ना कोई जहाज आग और धुएं को देखकर इनकी ओर आ जाए। लेकिन तूफान आ जाता है और अब यहाँ पे कोई शिप या बोट आने के चांसेस बिल्कुल नहीं है। कविता के अनुसार अगली मौत होगी एक ऐसे इंसान की जो कि कानून से ताल्लुक रखता है और यहाँ पर ऐसा एक ही इंसान है और वो है जज। अब जज भी कबूल कर लेता है कि एक बार एक आदमी को क्रिमिनल बताकर कोर्ट में पेश किया गया था। उस केस में मैं जज था, मैं जानता था कि उस पर इल्जाम लगा झूठा और वो गुनहगार नहीं है, किसी और ने कत्ल किया मुझे पता था, लेकिन सारे सबूत उस आदमी के खिलाफ थे, इसलिए मुझे उस बेगुनाह को फांसी की सजा देनी पड़ी। एक बेगुनाह की मौत का मैं भी एक तरह से जिम्मेदार हूँ। उसकी बातों से साफ पता चलता है कि उससे बहुत ही पछतावा है। वो कहता है कि प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो, कहकर वो चला जाता है। फिर वीरा भी अपने कमरे में चली जाती है। पहले तो बाथरूम जाती तो वहाँ उसको मरे हुए छोटे लड़के का रूप दिखता है जो कि शुरुआत में वीरा के साथ दिखाया गया था। ऐसा लगता है जैसे अचानक से कोई वीरा को पकड़ रहा है और वो हो जाती है बेहोश। पास्ट की वो घटना उसके सपने में दिखती है। तो वीरा जिस लड़के की केयर टेकर थी वो लड़का पानी में डूबकर मर गया था ना, उसकी माँ रोती हुई भागी चली आती है और वीरा उस बच्चे को बचा नहीं पाई थी और वो बोट पर ही होती है उस समय। तभी खुल जाती वीरा की आंख। डॉक्टर कहता है कि अच्छा हुआ तुम्हें कुछ नहीं हुआ, हम तो डर गए थे कि कहीं तुम्हें मार ना दिया गया हो। फिर वो जज को देखने जाते हैं तो पता चलता है उसने खुद को शूट कर लिया था। इस तरह अगले विक्टिम की मौत भी कविता के हिसाब से हो गई। असल में पछतावे के मारे जज खुद को शूट करके मर गया। डाइनिंग टेबल में 4 सोल्जर्स हैं दोस्तों, मतलब जिंदा बचे हैं 4 लोग, वीरा, डॉक्टर, सोल्जर और डिटेक्टिव। तो कातिल भी इन्हीं में से कोई है और इनको जल्दी से जल्दी सच का पता लगाना होगा। लेकिन कातिल का पता लगाने के बजाय ये लोग शराब पीकर मस्ती कर रहे होते हैं। तो अचानक ही डॉक्टर वहाँ पे नजर नहीं आता। डिटेक्टिव को लगता है कि वही कातिल है, लेकिन इस बीच सोल्जर का गन वापस उसके बेड पे पाया जाता है। हालांकि कोई उसको चुरा के लेकर चला गया था पहले। शायद ये सब
वो डॉक्टर का ही किया कराया है, लेकिन सच क्या है दोस्तों ये फिलहाल किसी को नहीं पता। डाइनिंग टेबल पर अब 3 सोल्जर्स हैं और वीरा, सोल्जर और डिटेक्टिव बैठकर बातें कर रहे होते हैं। डॉक्टर का कहीं पता नहीं चल रहा, या तो वो कातिल है या फिर इन तीनों में से कोई एक। कविता के अनुसार अगला विक्टिम एक भालू के अटैक से मरेगा। सोल्जर और वीरा कहते हैं कि मौसम भी ठीक ठाक है, अब हमें बाहर जाकर आग जलानी चाहिए ताकि कोई ना कोई बोट इस तरफ आ जाए, हमें लेके जाए। तो डिटेक्टिव कहता है कि तुम दोनों जाओ, मैं अभी आता हूँ। तो जब डिटेक्टिव उनके पीछे जाने लगता है तो अंदर से कोई आवाज आती है और शक के मारे डिटेक्टिव एक हथियार लेकर अंदर जाता है तो एक भालू उस पर झपट पड़ता है, उसे मार डालता है। और जब डिटेक्टिव बहुत देर के बाद भी नहीं आता तो वीरा और सोल्जर वापस आते हैं तो वहाँ डिटेक्टिव मरा पड़ा हुआ है। असल में उस स्टफ्ड भालू की स्किन को पहनकर किसी ने इन पे अटैक किया, आई मीन डिटेक्टिव पे, और मार डाला। डाइनिंग टेबल पर बचे हैं सिर्फ 2 टॉय सोल्जर्स। वीरा और सोल्जर समुद्र तट पे जाते हैं। वो देखते हैं कि डॉक्टर मरा पड़ा हुआ है। लगता है वो रात को यहाँ पे आया और पानी में डूबकर मर गया, बिल्कुल वैसे ही जैसे उस कविता में बताया गया है। अब उसकी लाश तट पर आ गई है। तो देखकर ये दोनों शॉक हो जाते हैं क्योंकि इनको लगा था शायद डॉक्टर ही कातिल है, लेकिन अब वो भी नहीं बचा। इसका मतलब कातिल इन दोनों में से कोई एक है। वीरा तो अच्छी तरह जानती है कि वो खुद कातिल नहीं है, मतलब जरूर ये सोल्जर ही कातिल है। यही सोचकर वो सोल्जर का गन लेकर उसी को गन पॉइंट पे धमकाती कि सच बताओ, मैं जानती हूँ कि तुम ने सभी के कत्ल किए हैं। तुम खुद भी बता चुके हो कि तुमने 21 लोगों को बड़ी बेरहमी से मारा और हम सभी का कत्ल करने के लिए तुम्हें किसने पैसे दिए, सच बताओ। तो सोल्जर कहता है क्या कह रही हो, गलत मत समझो, मैं कातिल नहीं हूँ। वीरा कहती है कि वाह यार, बड़ी अच्छी एक्टिंग कर लेते हो तुम। तुम्हारा गन अचानक से गायब हो गया था और फिर अचानक से वो तुम्हें मिल भी गया। तुम ही प्लान करके हम सभी को यहाँ पे बुलाए हो, है ना? और अब मेरे अलावा सभी मर चुके हैं और तो और 10 लोगों में सिर्फ तुम ही सोल्जर हो और वो कविता भी सोल्जर्स के बारे में ही है, मतलब ये सब तुम ही कर रहे हो। सोल्जर गन छीनने की कोशिश करता है लेकिन वीरा उसे शूट कर देती है और वहीं मर भी जाता है वो सोल्जर और वीरा भी बेहोश हो जाती है। इस पॉइंट पर दोस्तों हमें वीरा का फ्लैशबैक दिखाया जाता है। तो वीरा एक अमीर घर के छोटे बच्चे की देखभाल करती थी। उस परिवार की सारी प्रॉपर्टीज का इकलौता वारिस था वो छोटा लड़का, पर वीरा उस लड़के के चाचा से प्यार करती थी और क्योंकि सारी प्रॉपर्टीज उस बच्चे को मिलनी थी और वीरा के बॉयफ्रेंड को कुछ नहीं मिलने वाला था, लेकिन अगर ये बच्चा जिंदा नहीं रहा तो ऑटोमेटिकली वीरा का बॉयफ्रेंड यानी उस लड़के का चाचा सारी प्रॉपर्टीज का हकदार बन जाता। इसीलिए वीरा ने एक प्लान बनाया। वो जानती थी कि उस बच्चे को स्विमिंग नहीं आती और ये जानते हुए भी उसने उस बच्चे को बहला फुसलाकर स्विमिंग करने के लिए भेजा। वो बेचारा पानी में डूबने लगा तो वीरा ने उसको बचाने की एक्टिंग की, सिर्फ एक्टिंग, लेकिन बचाया नहीं और इस तरह उसने अपने प्लान को अंजाम दे दिया और उस बच्चे का कत्ल कर दिया। लेकिन दोस्तों उसका बॉयफ्रेंड जानता था कि वीरा ने प्लान करके ये सब किया, इसीलिए वो वीरा से नफरत करने लगा और उससे नाता तोड़ लेता है। और क्योंकि वीरा के खिलाफ कोई ठोस एविडेंस नहीं मिलता तो उसे कोई सजा नहीं होती। लेकिन इतने दिनों से वीरा पछतावे में जी रही थी। प्रेजेंट में खुलती वीरा की आंख और वो उस मरे हुए सोल्जर को देखती है। उससे बर्दाश्त नहीं होता कि उसने 2 कत्ल कर डाले। अब वो खुद भी जीना नहीं चाहती और फांसी लगाने की सोचती, लेकिन इससे पहले वो लटक जाती। उसे लगता है शॉक, क्योंकि मरा हुआ जज जिंदा उसके सामने खड़ा होता है। शॉक के मारे वीरा का पैर फिसल जाता है और वो जिस चेयर पे खड़ी थी वो गिर जाती है। अब वीरा फांसी पर लटकी होती है और धीरे धीरे तड़प तड़प कर मर रही है। तो जज सच बताने लग जाता है। इन सभी को यहाँ पर इनवाइट करने वाला कोई और नहीं, खुद जज है। एक जज होकर उसे कई केसेस में सबूत के आधार पर कई बेगुनाह लोगों को सजा देनी पड़ गई थी। बेगुनाहों को सजा मिली, लेकिन इस वजह से कई गुनहगार सजा से बचे जा रहे थे। उसमें से 10 लोग ये भी थे, इसीलिए जज ने इनको सजा देने का ये फैसला किया। वो टोनी नशे में धुत हालात में मासूम बच्चों के ऊपर गाड़ी चला बैठा, लेकिन उसने खुद को बेगुनाह साबित कर दिया और कानून की सजा से बच गया। बिल्कुल उसी की तरह वीरा, डॉक्टर, डिटेक्टिव और बाकी सभी लोग कानून के लूप होल्स का इस्तेमाल करके बच गए। लेकिन एक जज होने के नाते उसको लगा कि गुनहगारों को सजा देना मेरा फर्ज है, इसीलिए उसने इन लोगों को यहाँ पे इनवाइट किया और इस तरह सारा खेल कर दिया। लेकिन इन लोगों को उस पर शक न हो, इसीलिए उसने खुद भी मौत का नाटक किया। अब वीरा भी मरने वाली है। जज को बड़ी खुशी है कि उसने एक जज की ड्यूटी पूरी कर ली और इसी तसल्ली के साथ वो जाकर डाइनिंग टेबल पर बैठ जाता है और एक गन से खुद को शूट कर लेता है, क्योंकि कई बेगुनाह लोगों को सजा देने की उसे नौबत आ गई थी। हालांकि कानून के हिसाब से वो अपना काम कर रहा था, फिर भी मासूम लोगों की मौत का वो कारण बना, इसीलिए उसने खुद को शूट कर लिया और अपने किए की सजा खुद को दे दी। तो इस तरह से सारे गुनहगार मारे गए और इसी के साथ दोस्तों ये मिनी सीरीज यहाँ पे खत्म होती है। अब यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि ये कहानी अगाथा ने 1939 में लिखी थी और उस समय के लिए कहानी और इसके ट्विस्ट और मिस्ट्री माइंड ब्लोइंग थे दोस्तों, और ये बुक एक बेस्ट सेलर बनी और मिस्ट्री नॉवेल्स की दुनिया में तहलका मचा दिया इस बुक ने। तो अगर आप बुक लवर हो तो जरूर इसको रिकमेंड करना किसी को। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। ध्यान रखिए अपना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।